हेलो बच्चों, तो हम आगे चलते हैं एक और सेक्शन में। ये क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेविशन एवं जर्मर प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र। क्या पढ़ना है? डेविशन तथा जर्मर के प्रायोगिक व्यवस्था का हमको चित्र बनाना है। तो अगर हम डेविशन जर्मर के प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाएंगे, एक और पार्ट लेके आए हैं। हमने पिछले पार्ट में दहली आवृत्ति तक पढ़ लिया था कि दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो हम 2019 का पेपर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। 2019 का हमने पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट किया था ये, ठीक है। तो अब ये सेकंड पार्ट है। ये 2019 जो बोर्ड का पेपर हुआ है उसका हमने सॉल्यूशन पढ़ा था। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट 2 की। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में देखिए क्या क्या पढ़ना है हमको। पार्ट 2 में एक तो हमको पढ़ना है नेक्स्ट डेविशन जर्मर का प्रयोग। तो देखिए डेविशन जर्मर के प्रयोग की बात करें तो डेविशन जर्मर के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाइए। हालांकि 2021 की बात करें तो हमारे इस साल ये सिलेबस में है नहीं डेविशन जर्मर के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था, ठीक है। लेकिन चूंकि हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम कंटिन्यूटी में करेंगे। तो इसको देख लेते हैं एक बार डेविशन और जर्मर की प्रायोगिक व्यवस्था के बारे में। तो जब हम डेविशन और जर्मर की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाएंगे तो हम एक लेंगे आयनन प्रकोष्ठ। किसको लेंगे? आयनन प्रकोष्ठ की बात करेंगे। तो एक हमने यहाँ पे आयनन प्रकोष्ठ लिया, ठीक है। क्या लिया? आयनन प्रकोष्ठ। और आयनन प्रकोष्ठ में आप देख पाएंगे इस प्रकार का एक भाग होगा, एक उसको हम क्या कहते हैं? आयनन प्रकोष्ठ कहते हैं। आयनन प्रकोष्ठ में अगर हम बात करें तो देखें इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसके बाद इस प्रकोष्ठ में यहाँ पे एक आपका फिलामेंट होगा जिसको हम कहेंगे टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन धातु का बना होगा। ये इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इससे उत्पन्न होने वाली जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो बेलनाकार एनोड से होकर गुजरेगी। ये एक बेलनाकार एनोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये निकिल का क्रिस्टल हो गया, निकिल क्रिस्टल हो गया। ये निकिल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन बीम टकराएगी और ये इस पर यहाँ पे वृत्ताकार पैमाने पर एक सुग्राही धारामापी जुड़ा होता है। इस वृत्ताकार पैमाने पर सुग्राही धारामापी से होकर ये गुजरेगी। अब ये धारामापी जो है वो इस तरह का होगा। ये सुग्राही धारामापी हो गया इस तरह का। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये निम्न तनाव की बैटरी हो गई। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी, इससे टकराएगी और टकराने के बाद इस दिशा में ऐसे मुड़ जाएगी। और ये वाला कोण जो आपका बनेगा वो बनेगा फाई मान सकते हैं आप, थीटा मान सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे एक उच्च तनाव की बैटरी को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? एक उच्च तनाव की बैटरी। और वो उच्च तनाव की बैटरी कुछ इस प्रकार की होगी। ये निम्न तनाव की बैटरी है, इसका संबंध कर देते हैं उच्च तनाव की बैटरी के उच्च तनाव की बैटरी से। और एक और दूसरा सिरा जो है वो बेलनाकार एनोड से जोड़ देते हैं जो पॉजिटिव होता है। तो देखिए हमने ऐसे बनाया कुछ निम्न, ऐसे इस तरह से ये चलेगा मामला। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये नेगेटिव सिरा हो गया, ये पॉजिटिव सिरा हो गया। इसको हमने इससे जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको इसको बेलनाकार एनोड से जोड़ना पड़ेगा, इसका एक और सिरा। तो यहाँ पे हमने प्रतिरोध परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ रखा है। क्या जोड़ रखा है? यहाँ पे परिवर्तीय प्रतिरोध, परिवर्तीय प्रतिरोध। इसको संबंध हमने एनोड से कर रखा है।
ठीक है, ये आपका RH हो गया, RH। अगर हम इनके नाम लिखें सभी के, तो ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉन गन। ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? निकिल क्रिस्टल। निकिल क्रिस्टल। ये क्या कहलाता है आपका? ये जल संग्राहक। जल संग्राहक। संग्राहक। इसमें एक सुग्राही धारामापी जुड़ा होता है, ये हो जाएगा सुग्राही। सुग्राही धारामापी। ठीक है, इसके बाद ये होता है टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम इसको। ये निम्न तनाव की बैटरी है। निम्न तनाव की बैटरी। निम्न तनाव बैटरी। ये क्या है आपकी? ये बेलनाकार एनोड है, तो हमने लिखा बेलनाकार। बेलनाकार एनोड। और ये टंगस्टन फिलामेंट है। ये क्या है? उच्च तनाव बैटरी है। उच्च तनाव बैटरी। ठीक है, ये उच्च तनाव की बैटरी है। तो आपका पूरा कॉम्बिनेशन हो गया इस तरह से। ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन पुंज। ठीक है, और ये निर्वात प्रकोष्ठ है। इसको क्या लिखेंगे? निर्वातित प्रकोष्ठ। निर्वातित प्रकोष्ठ। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो ये आपका डेविएशन एवं जर्मर के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र हो गया। आप देख पा रहे होंगे, आपको ऐसा बनाना था ये डायग्राम। ठीक है, इसका आपका लगभग 1 नंबर होता है, तो सफिशिएंट है 1 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। ये वैसे डेविएशन जर्मर का प्रयोग जो है वो सिलेबस में है नहीं इस साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2, 3, 4, 5 से मूल अवस्था N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम लिखिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी बतानी थी हमको। तो देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे उत्तर में इसके? जब कोई इलेक्ट्रॉन, उत्तर हम लिख पाएंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 2, 3, 4, 5 डैश 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 से मूल ऊर्जा स्तर N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है। N1 बराबर 1 में संक्रमण करता है तब प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी का नाम, प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी लाइमन श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी होगी? लाइमन श्रेणी होगी। कौन सी श्रेणी होगी? लाइमन श्रेणी होती है। लाइमन श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी होगी? लाइमन श्रेणी।
होती है। ध्यान रखें, जब कहाँ से आ रहा है, N2 बराबर 2 3 4 5 डैश 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 से ग्राउंड स्टेट में आता है, मतलब मूल ऊर्जा स्तर में आता है, N1 बराबर 1 में आता संक्रमण करता है, तो प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी कौन सी होती है, लाइमन श्रेणी होती है। ध्यान रखें, तो ये 10th नंबर का क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, चित्र में निर्गत y का मान लिखिए। चित्र में किसका मान लिखना है, निर्गत y का मान क्या आएगा, आपको ये लिखना है। तो देखिए, निर्गत y का मान अगर हम लिख पाएंगे तो ये आपको जो 0 है और ये 1 है, तो ये आपका कौन सा गेट है, और गेट है। और ये कौन सा गेट है, ये भी और गेट है। और ये कौन सा गेट है आपका, ये एंड गेट है, एंड। तो यहाँ से जो आपको निर्गत मिलेगा, तो ये मिलेगा सॉरी, कुछ भी ले लेते हैं हम, 0 दिया और 1 दिया, तो हमने यहाँ पे मान लिया a बराबर 0 + 1 बराबर 1। और यहाँ पे b आया और गेट से, तो और गेट की संक्रिया जो होती है b बराबर प्लस की होती है, वो 1 + 1। और जब 1 + 1 जोड़ोगे तो आप 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 + 1 को जोड़ने पे 1 और 0 + 1 को जोड़ने पे 1। अब आपका एंड गेट से पास होगा जी, एंड गेट से पास होगा तो एंड गेट क्या होता है, y बराबर a.b, a.b। तो 1 गुणा 1, तो हम लिखेंगे 1.1 = 1। आप चित्र बनाएं दोबारा से और ऐसे लिख दें। ये आपका और गेट है, तो ये और गेट की संक्रिया होती है 0 + 1, 0 + 1 करेंगे 1 आएगा। और गेट की संक्रिया 1 + 1, तो ये भी बूलियन अलजेब्रा में 1 + 1 आपका 1 होता है। एंड गेट से पास होगा तो a.b, एंड गेट की संक्रिया a.b होती है, और गेट की प्लस में होती है ना। तो देखें, ये आपका आ जाएगा 1.1 1 आ जाएगा। जैसे अगर हम इसकी संक्रिया की बात करें तो इसको अगर आप m मान लो और इसको n मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये a बराबर बनेगा m + n। समझ पा रहे हैं ना आप बात को, ऐसे बनती है संक्रिया। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं सीधे। ओके, तो ये 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा था, मॉडुलन को परिभाषित कीजिए। मॉडुलन की परिभाषा पूछी गई है। तो देखो, मॉडुलन आपको बताते हैं मॉडुलन क्या होता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है मॉडुलन की, अगर हम बात करें, मॉडुलन की चर्चा करें, तो देखो वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आयाम, मॉडुलन वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति की तरंग को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है। ठीक है, मॉडुलन की परिभाषा क्या होगी, मॉडुलन वह प्रक्रिया जिसमें, क्या लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आयाम की, जिसमें निम्न आयाम या निम्न आवृत्ति भी लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति की या निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को, निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति की, सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति की वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग के साथ, उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है, तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है, उसे मॉडुलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे मॉडुलन कहते हैं। ठीक है, तो मॉडुलन की परिभाषा हो गई, क्या बताई, वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति के सूचना संकेत को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग के साथ अध्यारोपित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मॉडुलन। तो आप वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन आंसर लिख लें इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है आपसे। 13 में क्या कह रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एवं चुम्बकीय क्षेत्र बी वेक्टर के मध्य कोण एवं कलांतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एवं चुम्बकीय क्षेत्र बी वेक्टर के मध्य कोण एवं कालांतर का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे आंसर लिख रहे हैं इसका उत्तर। क्या लिख पाएंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के मध्य कोण, पहला क्या पूछा था, कोण के मध्य कोण 90 डिग्री होता है। कितना होगा, 90 डिग्री के मध्य कोण 90 डिग्री होता है, कि कोण के मध्य कोण 90 डिग्री होता है। ये पहला आंसर हो गया। एवं इनके मध्य कालांतर का मान, आगे लिखें, एवं इनके मध्य कालांतर का मान, इनके मध्य कालांतर का मान 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और चुम्बकीय क्षेत्र बी वेक्टर के मध्य कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और कलांतर क्या होगा, 0 डिग्री। क्योंकि जिस कला में विद्युत क्षेत्र चलता है ज्यावक्रीय रूप से, अगर आप देख पाएंगे तो इस तरह से बनता है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये इस प्रकार से होगा। तो अगर हम कहें कि आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे चल रहा है इस तरह से, तो चुम्बकीय क्षेत्र भी इसी तरह से चलेगा, तो कला कोण कितना हो जाएगा दोनों में, 0। ठीक है, लेकिन एक y अक्ष पर तो दूसरा z अक्ष पर, तो कला कोण कितना बनेगा, मतलब मध्य कोण कितना बन रहा है, विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के मध्य ये ई वेक्टर और ये बी वेक्टर, इनके मध्य कोण 90 डिग्री बना, कला कोण कितना बना, 0 डिग्री। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और समविभव पृष्ठ के बारे में पूछा गया है। तो दोनों की परिभाषाएं लिखनी है, किस किस की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है और एक समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखनी है। किसकी लिखनी है, एक तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की और एक किसकी लिखनी है, समविभव पृष्ठ की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये देखें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखें कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, आपको पता होगा विद्युत द्विध्रुव ऐसे बनाते हैं, एक तो होता है आपके पास प्लस चार्ज और दूसरा होता है माइनस चार्ज, और दोनों के बीच की दूरी अल्प होती है 2l। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, एवं दोनों आवेशों की बीच की दूरी, दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की
दूरी के, बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या लिखी हमने? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अगर हम इसका सूत्र लिखें तो एक तो हो गया ये आपके पास प्लस क्यू आवेश, एक हो गया ये माइनस क्यू आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई 2L। तो ये सूत्र बनेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर Q इंटू 2L। अब अगर आप दोनों आवेशों की बात करें तो आगे हमने लगा दिया, एक तो प्लस होगा एक माइनस होगा, तो P बराबर प्लस माइनस Q इंटू 2L। ये एक नंबर में पूछा गया था, आपको केवल इतना ही लिखना है। एक और इसी में बी पार्ट है समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो देखिए समविभव पृष्ठ की बात करते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ नाम से ही वैसे तो पता चल रहा है विभव क्या होगा, समान होगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित, समविभव पृष्ठ क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके प्रत्येक बिंदु पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान पृष्ठ, जिस विद्युत विभव का मान एक समान प्राप्त होता है, विद्युत विभव का मान एक समान प्राप्त होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, क्या बताया, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान प्राप्त होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर किसी आवेश को समविभव पृष्ठ में क्या लिखेंगे, किसी आवेश किन्हीं दो बिंदुओं के समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर शून्य होता है, विद्युत विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, ये आपकी बात किसकी हो गई, समविभव पृष्ठ की। याद रहेगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद, लास्ट क्या है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना। ये जो अज्ञात प्रतिरोध है इसका मान ज्ञात करना व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम एक बार इसको। सो आपसे पूछा गया है संतुलन अवस्था में, इसको हम मान लेते हैं P। आपको चित्र बनाना है
उसके बाद लिखना है इसको, ये P हो गया आपका, ये Q हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा R मानते हैं हम, किसके बराबर मानते हैं, R के बराबर। अब ये दोनों कैसे हैं, समांतर में है, तो प्रतिरोध आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये बन जाएगा। और ये PQR और ये S के बराबर आ जाएगा। ये R1 R2 कैसे, देखो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का सूत्र होता है वो होता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आप लिख सकते हैं यहाँ पे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ऐसे लिख दें, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा वो क्या बनेगा, 1 अपॉन R तुल्य बराबर, इसको R डैश लिखें थोड़ी देर के लिए, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन R2, ये समांतर क्रम हो गया। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर R तुल्य बराबर R1 का मान क्या है 6, 1/6 प्लस 1/R, लघुत्तम ले लें इसका तो यह जाएगा 6R। तो ऊपर क्या बचा, 6 से 6 कट गया तो ये बचा R प्लस 6। लेकिन ये तो किसका मान आया है, किसके बराबर आया, 1 अपॉन R तुल्य के बराबर आया। आपको R तुल्य चाहिए, R तुल्य चाहिए तो ये 1 अपॉन R तुल्य है, ये क्या है 1 अपॉन R तुल्य, R तुल्य चाहिए तो इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा 6R अपॉन R प्लस 6, ये बन जाएगा। तो ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया, तो आप चाहे R इक्विवेलेंट लिख लें या सिंपल R लिख दिया, R इक्विवेलेंट बराबर 6R अपॉन R प्लस 6, ठीक है। इसके बाद आपको ये नोट कर देना। आगे देखते हैं फिर, तो हम लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, क्या लिखेंगे सॉरी क्या लिख पाएंगे हम, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु की अगर आप संतुलन अवस्था की बात करें तो ये बनेगा P/Q बराबर R/S। अब देख पाएंगे P का मान कितना है 20 है, Q का मान कितना है 10 है, बराबर R का मान कितना है, R का मतलब हो गया यहाँ पे R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट का मान कितना है 6R अपॉन R प्लस 6, ये हो गया इसका मान, बटे R तुल्य का मान S का मान कितना है 1। अब देखिए आप इसका 1 में भाग लगाएंगे तो वैल्यू यही बननी है, तो ये क्या बना, 1 0 से 1 0 को हमने कैंसिल कर दिया, ये 0 से 0 कट गया, 2/1 बराबर 1 का भाग लगाएंगे तो यही आएगा 6R अपॉन R प्लस 6। इतनी बात समझ आ गई, अच्छा जी, इसको आप पॉज करें और इतनी वैल्यू लिख लें, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसके बाद हमको क्या सॉल्व करना है। आगे हम सॉल्व करेंगे, देखो इसका तो इधर गुणा कर दिया और इसका इधर गुणा कर दिया, तो ये बना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब बज्जे गुणा कर दिया इनका आपस में। तो इसका तो हम इधर गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो यह जाएगा 2R प्लस 6 बराबर 6R, गुणा करें तो ये बना 2R प्लस 12 बराबर 6R। R को इधर ले आए तो 12 बराबर 6R माइनस 2R, मतलब 4R क्या बन गया 12 बन गया। R का मान क्या आ जाएगा 12/4, 4 तिया 12, तो R का मान आ जाएगा आपका कितना 3 ओम, तब ये संतुलन अवस्था में होगा। R का अज्ञात प्रतिरोध R कितना होना चाहिए 3 ओम होना चाहिए, तो ये संतुलन अवस्था में होगा। तो आप इतना पढ़ के आइएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।